हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब मस्त है, स्वस्थ में, पढ़ाई बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों आज हम लोग देखने वाले आप लोग जो पांच पांच मॉडल सेट जारी हुआ है उसका हम लोग मैथ का सब्जेक्टिव का सेट वन देखने वाले हैं। जी हाँ, सेट वन सब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव का दोस्तों सेट चार तक करा दिए हैं आप लोगों को। वहां देख लीजिएगा, सारा चीज आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। वहां देखिए और पढ़ाई का इस एग्जाम का तैयारी कीजिए, क्योंकि इन्हीं में से आप लोग सवाल निकल कर एग्जाम में बनेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है, अच्छे तरीके से तैयारी कर ली ताकि एग्जाम बहुत ही बढ़िया और धाकड़ तक से जाइए। ठीक है, आप लोग अगर मैथ पढ़े हो ना पढ़े हो लेकिन समझ में आ जाएगा। बस मैं जो समझा रहा हूं उसको ध्यान से थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। चैनल पर अगर पहली बार आए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका एक सब्सक्राइब मुझे काफी मोटिवेशन देता है और मैं वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं सवाल देखता हूँ क्या क्या है और उसको समझा देता हूँ आप लोगों को। पहला सवाल है, एचसीएफ दिया हुआ है कितना? 13 दिया है। किसका? 26 और 91 का एचसीएफ 13 दिया हुआ, देख सकते हो। और एलसीएम कितना दिया है? एलसीएम निकालना है दोस्त। ठीक है, तो मुझे मालूम है एचसीएफ बराबर कितना? 13 है। तो एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम क्वेश्चन मार्क मैंने दे दिया। ठीक है, तो अब क्या निकालना है? चलो भाई देखते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है, याद रखना। जब भी इस प्रकार का सवाल रहेगा तो इस फॉर्मूला को बिल्कुल दिमाग को खोल करके इसको घुसा के लॉक कर देना। क्या कि दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये फॉर्मूला याद कर लो, सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम। दोनों संख्या क्या क्या है? 26 और 91। तो 26 गुना 91 कर दिया, क्योंकि गुणनफल बोला है। और इक्वल एचसीएफ, एचसीएफ कितना है? 13 है दोस्त, 13 लिख दिया। और इंटू एलसीएम, एलसीएम निकालना है। तो 13 इधर गुना में, इधर के बटा में हो जाएगा। यहाँ देखिए भाग कर दिया। अब बस कर दो, 13 सत्ता 91 कट जाएगा। यहाँ 91 है तो 13 सत्ता 91 कट जाएगा। ठीक है, और 26 को 7 से हम गुना करेंगे तो मेरा एलसीएम निकल जाएगा 182। दैट इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक सवाल इससे फिक्स है, अच्छे से समझ लो, 2 नंबर पक्का कर लोगे। क्योंकि एक सवाल बिल्कुल इसी पैटर्न पर, सिर्फ यहाँ संख्या चेंज होगा, समझ लो। सिर्फ यहाँ पर संख्या चेंज होगा और कुछ भी नहीं। एक सवाल छप चुका है। क्या होगा? क्या दिया? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है। तो हम लोग जानते हैं शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। ये कितना दिया है? -3 दिया है। और शून्यकों का गुणनफल होता है क्या? अल्फा इंटू बीटा। ये होता है गुणनफल, मतलब गुना कर देंगे। शून्य क्या होता है भाई? शून्य एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। ठीक है, तो एक दे दिया है, योग दे दिया मतलब दोनों को जोड़ दिए। गुणनफल दिया है मतलब दोनों को गुना कर दिया। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है सर? 2 दिया है। अब यहाँ पर मेन बात, मैं हम वह द्विघात समीकरण मान लेंगे। क्या मान लेंगे? माना हुआ द्विघात समीकरण। इसको याद रखना, ये याद रखना, आपका क्वेश्चन बन गया। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला रखोगे तब बन जाएगा। ठीक है, ये तो आपको याद रह जाएगा कि योग दिया है तो दोनों को जोड़ दिए, गुणनफल दिया दोनों को गुना कर दिए। अब नेक्स्ट क्या मानना है? ये प्रोसेस की माना हुआ द्विघात समीकरण क्या? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस इतना याद रख लो। अब वैल्यू बता दो, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है सर? -3। तो बैठा दो, एक्स है तो एक्स लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कितना है? 2 है तो 2 बैठा दिया। बस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये जो हुआ दोस्तों, ये पूरा हुआ द्विघात समीकरण, क्योंकि बराबर में 0 है। हमको तो द्विघात बहुपद निकालना, तो ये वाला जो टर्म होता है ना इतना, ये होता है आपका द्विघात क्या? बहुपद। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आपका फाइनल आंसर 2 नंबर मिल गया। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। मान लीजिए, मान लो तो जीत है, ठान लो तो, मान लो तो जीत है और मान लो तो हार। तो बस मान लीजिए कि जीत होगा। एग्जाम में अभी वक्त है, अच्छा आप कर सकते हो। ये क्यों नहीं समझ रहे हो? बस अभी से पढ़ाई में लग जाओ। मान लीजिए एबीसी और डीएफ क्या समरूप है? दिया हुआ इस समरूप का साइन है। ठीक है, और इसके क्षेत्रफल क्या है? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि ईएफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर तो बीसी ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम लोग एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या बोल सकते हो? एक थ्योरम होता है। क्या कि दो अगर त्रिभुज समरूप रहे, ठीक है, उनकी क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इन दोनों को मैं मान लेता हूं, इसको मान लेता हूं ए भैया है, ये बी भैया है, ये सी भैया है, ये आपका हो गया डी बहन जी, ये ई बहन जी, ये एफ बहन जी। समझ गए? अब बोल दिया क्या? ये दोनों त्रिभुज जो है ना समरूप है। एबीसी और डीएफ क्या समरूप है? समरूप मतलब इसकी भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होगा। ठीक है, ये होता है कंडीशन, रूल होता है। और क्या रूल होता है कि इनके त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल जो अनुपात होगा, बटा होगा, क्या होगा? इनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। मतलब क्या होगा? बीसी बाई, हमको क्या दिया? हमको ईएफ दिया है ना, तो हमको ईएफ मतलब है। तो ईएफ किसके संगत है? ईएफ बीसी के संगत है। मतलब हम इसको और इसको लेंगे, बीसी बाई ईएफ का होल स्क्वायर। ऐसा होगा। आप ऐसा भी लिख सकते हो, एबी, एबी का संगत क्या है? तो बोलो डी, एबी बाई डी का होल स्क्वायर। इसको भी हम लिख सकते हैं। बराबर क्या होगा? बीसी बाई ईएफ का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं। बराबर क्या होगा? एसी बाई डीएफ का होल स्क्वायर। जो मैं
थ्योरम आप लोग बताऊंगा कुछ ही सेकंड सेट में, शायद पहले सेट में देख लेना, अभी आगे 5 नंबर में तो और समझ में आएगा। ये तीनों होता है, तो तीनों में से कोई एक लिख दिया, हमको किसकी जरूरत है, हमको इसका जरूरत है, क्योंकि हमको ईएफ निकालना है, ईएफ दिया हुआ है तो हम इसको लेंगे। बस इसको लिए देखो बीसी बाई एफ, तो बस अब सॉल्व कर दें इसको हम। ठीक है, सॉल्व कर दिए तो क्या हो जाए देखो, यहाँ पर सिंपल सा बना दिए हैं, एकदम आसान है। एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी कितना है, देखो 64 है, यहाँ लिखा हुआ है। और डीईएफ कितना, 121, सॉरी 64 बटा 121 हो गया। इधर बीसी बाई ईएफ कितना दिया, 15.4 लिख दिया मैंने, इसका स्क्वायर, इधर स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा ना, तो रूट बना दिया इधर। 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8, 121 का वर्गमूल हो जाएगा 11, इक्वल बीसी बटे जो 15.4 इधर है, उधर जाके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा ना, तो उधर जाके क्या कर दिया मैंने, गुना कर दिया। देखो यहाँ पर अब 11 एक कम 11 और 11 4 44, 1.4 से कट जाएगा, 8 और 14 को गुना करो 1.4 को, तब कहा जाएगा 10.4। फाइनल आंसर, समझ गए? सही है, और कुछ भी नहीं है इसमें। एक सवाल इससे भी फिक्स है, इसलिए इसको दिमाग में घुसा लो। अगला है बिंदुओं, दो बिंदु दिया है, इसके बीच का दूरी निकालना है। सिंपल सा दूरी सूत्र होता है दोस्तों, इसको याद रखना है। दूरी सूत्र क्या होता है, ए बी इक्वल टू होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी अगर लिख दिया ना तो भी एक नंबर मिल जाएगा, समझ रहे हो? दो बिंदु क्या क्या है, -5 7 और -1,3, बस लिख दो वैल्यू। जो पहला होता है ना वो होता है x1 y1, और ये होता है x2 y2, समझ गया? तो x2 माइनस x1 मतलब -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 3, माइनस y1 कितना है 7 का होल स्क्वायर। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस है माइनस, 5 में गया तो 4 का होल स्क्वायर, इधर क्या हो 3 में 7 गया तो -4, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 16 32, 32 को अगर तोड़ोगे तो 4 चौके 16, 16 दूनी 32 लिख सकते हो। दो को 4 में से वो 4 बाहर निकाल देंगे, रूट 2 बच जाएगा, तो रूट 4 रूट 2 मात्रक हो जाएगा। मात्रक क्यों लिखे सर, यूनिट तो कुछ है ही नहीं, यूनिट कुछ भी हो सकता है, मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर, तो मैंने मात्रक लिख दिया। अगला सवाल काफी आसान है कि यदि 15 कौटे बराबर 8 हो तो साइन ए और सेके का मान ज्ञात करो। 15 कौटे बराबर 8 दे दिया है, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कौटे बराबर, इधर 15 है उधर बटा हो जाएगा, 8 बटे 15 हो गया। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटा पी, यानी बी है 8 पी है 15, ठीक है, तो बी 8 पी 15 लिख दिया। एच निकालना है हमको, एच का फॉर्मूला होता है दोस्त अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करना, 17 आंसर आ गया आपका। ठीक है, 17 आ गया। हमको निकालना क्या है, साइन ए, साइन ए निकालना है ना। साइन ए क्या होता है, पी बाई एच, पी बाई एच यानी कि पी कितना है सर, अरे भैया पी 15 दे दिया है, एच कितना है सर, निकाल लिए 17, तो 15 बटा 17 आ गया आंसर। सेके निकालो, सेके क्या होगा, कॉस से होता है एच बाई बी बाई एच, सेके हो जाता है उसका उल्टा यानी कि एच बाई बी। एच का वैल्यू कितना है सर, तो एच का वैल्यू 17 दे दिया है, बी का वैल्यू कितना है यहाँ देख सकते हो, आंख खोल के 8 दिया है, तो 17 बटे 8 फाइनल आंसर 48। अगला सवाल, अरे भाई ये देखो, एक वृत्त के परिगत चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है, समझ गए ना? सिद्ध कीजिए AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC होगा। एक वृत्त है, इसके चारों तरफ देखो चतुर्भुज खींच दिया है, क्या ABCD का, ऐसे ABCD एक खींच दिया हूं, ठीक है। कैसे करोगे इसको, अब वृत्त ये पहले लिख लेना, क्या वृत्त के परिगत एबीसीडी एक चतुर्भुज खींचा गया है, जो वृत्त को बिंदु कहां का टच कर रहा है, P Q R S, जो वृत्त को बिंदु P Q R और S पर, R और S पर क्या कर रहा है, स्पर्श करती है, देख लो स्पर्श कर रही है। हमें सिद्ध करना है AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, ये हमको प्रूव करना है, ओके। अब देखो क्या लिखना है, हम जानते हैं कि कोई भी बाह्य बिंदु से अगर ये वृत्त है ना, अगर कोई बाह्य बिंदु से इस पर रेखा खींच रहे हैं तो इसके जो स्पर्श रेखा की लंबाई वो बराबर होती है, मतलब ये और ये क्या होगा, बराबर हो जाएगा, समझे? वही चीज हो गया, ये बाह्य बिंदु हो गया, ये और ये क्या स्पर्श रेखा हो गया, ये अगर बाह्य बिंदु हो गया, ये और ये क्या स्पर्श रेखा हो गया, बराबर हो जाएगा। ये अगर बाह्य बिंदु हुआ, ये और ये क्या स्पर्श रेखा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये बाह्य बिंदु हुआ तो ये और ये क्या हो, स्पर्श रेखा हो जाएगा, जो बराबर हो जाएगा, समझ रहे हो? तो वही चीज हमको करना है। हम जानते हैं क्या, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अब एपी है, इधर एपी है तो एपी किसके बराबर होगा, इस बिंदु से एएस के बराबर, तो एपी बराबर एएस मैंने लिख दिया, समीकरण 1। अब देखो यहाँ पर एक कंडीशन गलती क्या करता है कि एपी के बाद अब कुछ भी नहीं लिखने से चलेगा, कुछ भी मत लिख देना। एपी एपी को किसमें जोड़ेंगे कि एबी आ जाए, एबी आ जाएगा, तो बोलो सर बीपी में, तो ठीक एपी के नीचे क्या लिख देंगे हम, बीपी, बीपी बराबर क्या हो जाएगा, ठीक ही हो जाएगा। ऐसे कुछ भी लिखो आंसर वही आएगा, ठीक है, वही आएगा, लेकिन आपको सही सही से यहाँ पर 50 लाख लिखना पड़ेगा। बीपी बराबर बीक्यू, तो बीपी बराबर बीक्यू लिख दिया। अब देखो एपी और बीपी को जोड़ो, एपी और बीपी को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, हमको इधर ए बी लाना है। अब सीडी के लिए प्रयास करो, सीडी कैसे लाएंगे, तो सीडी डी आर प्लस सी आर में आएगा, तो एक बार डी आर को लेते हैं। अब डी आर बराबर क्या हो जाएगा, डीएस, तो डी आर बराबर लिख दिए, डी आर समझे, डी आर बराबर क्या हो गया,
डीआर, चलो डीआर बहुत अच्छा है। अब डीआर में क्या जोड़ेंगे, सीआर, तो सीआर को लिख दो उसके नीचे, सीआर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीक्यू हो जाएगा, हो गया काम खत्म। समझे कि ना समझो, बिल्कुल समझ गए ना, बिल्कुल आप लोग इतना तेज बच्चे हो, समझोगे नहीं, ये फोड़ के रख दोगे आप लोग, समझ रहे हो। चलो अब क्या करना है, सबको जोड़ दो, समीकरण 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर एपी प्लस बीपी इक्वल टू डीआर प्लस सीआर, बाया को बाया से, दाया को दाया से। अब एपी प्लस बीपी कितना हो जाएगा दोस्त, तो एपी प्लस बीपी देख सकते हो क्या हो जाएगा, एबी हो जाएगा, लिख दिया मैंने। और और डीआर प्लस सीआर कितना होगा दोस्त, तो डीआर प्लस सीआर देख सकते हो, सीडी हो जाएगा, लिख दिया मैंने। और एएस प्लस डीएस कितना होगा देख लो, ठीक है, एपी एस, एएस और बीक्यू का कोई मेल नहीं है, ये एएस और ये बीक्यू कोई मेल नहीं है, एएस और प्लस क्या चाहिए, एएस और हमको क्या चाहिए, एएस और डीएस चाहिए। तो एएस और डीएस कितना हो जाएगा सर, एडी हो जाएगा, लिख दिया मैंने। अच्छा बीक्यू और सीक्यू कितना हो जाएगा, बीक्यू और सीक्यू बीसी हो जाएगा, लिख दिया मैंने, हो गया आपका प्रूफ। कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं सर, चॉकलेट खाते खाते बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। देखो एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, समझ रहे हो कितना, 3 लाल है 5 काली गेंद है, इस थैले में एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है, गेंद लाल होगा, लाल नहीं होगा। तो थोड़े लिख लो, लाल गेंदों की संख्या कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और काली गेंद की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्त, काली गेंद की संख्या हो जाएगी 5, जो दिया हुआ है एज यूजुअल आंसर वो लिख दो आपको। नेक्स्ट क्या करना है, कुल गेंदों की संख्या, ठीक है, कुल गेंदों की संख्या लिखना है, मतलब दोनों संख्या को जोड़ दो, 3 और 5 कितना हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा। फिर प्रायिकता पहला क्या निकालना है, लाल होने का, तो प्रायिकता लाल हो, मतलब लाल गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या। लाल गेंद कितना है सर, 3 है, कुल कितना है 8, हो गया आंसर। और लाल नहीं हो, जो भी चीज हो, किसी चीज का होना प्लस ना होना इक्वल टू 1, तो लाल हो का प्रायिकता हो गया, तो लाल नहीं हो क्या हो जाए, 1 से घटा देना, बस जब भी नहीं बोलेगा ना किसी चीज का प्रायिकता निकालने का, तो 1 से उस चीज को घटा देना। तो 1 माइनस होने का प्रायिकता 3 बटा 8 है, तो नहीं होने का 1 माइनस 3 बटा 8 हो जाएगा, माइनस कर दो, 8 एकम 8 माइनस 3 बटा 8, 5 बटे 8 आंसर 48। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1 तथा 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। चलो बहुत ही आसान है, देख लो क्या है। मैं मान लूंगा, पहले माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है, ठीक है, अगर a मान लिया तो b इक्वल टू कितना होगा 6 क्यूब, क्योंकि हम जानते हैं इक्वल विभाजन जो परिमिका होता है, a इक्वल टू क्या होता है, a इक्वल टू दोस्त होता है b क्यूब प्लस r। तो b क्यूब प्लस r मतलब b की जगह हम क्या मान सकते हैं, 6 मान सकते हैं, तो b हम क्या मान लिए, 6 मान लिए। अब इक्वल विभाजन परिमिका से क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जहां r जो होता है मेरे दोस्त, वो हमेशा b से छोटा ही होगा। कैसे छोटा होगा देख लो, मैं अगर 5 को भाग दूंगा 2 से, तो 2 दूनी 4 हो गया, 5 में 4 गया तो 1। अब जो r होता है मतलब क्या, रिमाइंडर जो लास्ट में बचता है, अब 1 मान लो अगर ये 5 ही बच जाए, यहाँ पर ये अगर 5 होता तब तो भागी चल जाता ना, तो ये 5 कभी भी यहाँ पर नहीं होगा, जो भी होगा यहाँ पर ये है a, 1 मिनट, ये है a, ये है b, ये है आपका q, ये है r, ओके, ये क्या है, यहाँ आर बचता है, आर। ए इक्वल होता है बी क्यू, इससे गुना करो और इसको जोड़ दो, आपको ये बीच वाला चीज मिल जाएगा। मतलब सॉरी, यहाँ पर मैं क्या बता रहा था, यहाँ पर जो लास्ट में बचेगा ना, ये हमेशा इससे छोटा होगा। अगर भाई साहब 2 हो ही गया तब तो भाग ही चल जाएगा ना, 2 एकम 2, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं, उससे छोटा होना चाहिए, मतलब हमेशा बी से छोटा होना चाहिए, बी भी नहीं होना चाहिए, बी भी हो जाए तब तो चले जाएगा, 2 जो होगा यहाँ पर, तो 2 एकम 2 तो कट ही जाएगा। तो लास्ट में रिमाइंडर क्या बचता है, जो इससे छोटा होता है, हमेशा उससे छोटा होता है, देख लेना कभी भाग दोगे अगर यहाँ कुछ बचता है तो ये हमेशा इससे छोटा होता है मेरे दोस्त। समझ गयो कि नहीं समझ गयो, बिल्कुल। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखा है, आप लोग देख सकते हो साफ साफ की a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर क्या होगा, 0 या उससे बड़ा हो सकता है, बट बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। समझ गए। अब क्या करना है, a इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर, बी की जगह क्या लिख दिए, बी की जगह 6 लिख दिए, तो 6 क्यू प्लस आर हो गया, लेकिन जहां पर आर कहाँ होगा, आर आपका कहां से कहां हो जाएगा, तो 1 हो सकता है, 2 3 4 5 तक हम मान लेता हूँ, तो 5 तक हम मान लिए, ठीक है, ये हो सकता है। जब r इक्वल टू मेरे दोस्त 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, जब r इक्वल टू 0 बैठा देंगे तो क्या होगा, 6 क्यू प्लस 0 हो जाएगा, लिख दिया मैंने, यानी 0 खत्म तो 6 क्यू हो जाएगा। जब r इक्वल टू 1 बैठाएंगे तो a इक्वल टू क्या, 6 क्यू प्लस 1 होगा, जो उसी प्रकार r इक्वल टू 2 बैठाने पर, यहाँ r इक्वल टू क्या बैठाएंगे 2, तो 6 क्यू प्लस 2 हो जाएगा, 3 बैठाने पर 6 क्यू प्लस 3, 4 बैठाने पर 6 क्यू प्लस 4, यानी 5 बैठाने पर 6 क्यू प्लस 5, ये सारा आ रहा है। अब देखो यहाँ पर, ये जो भी संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है वो क्या होती है, सम संख्या। क्या होती है, सम संख्या, कटेगा ना। तो यहाँ पर देखो, ये जो यहाँ पर 6 है, 6 क्या 2 से भाग नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या। यहाँ पर 6 क्यूब प्लस 1, अब देखो यहाँ पर देख लो,
6q तो चल जाएगा, बट 1 जाएगा क्या भाग? नहीं जाएगा सर, तो ये विषम पूर्णांक हो गया। यहाँ पर 6 भी जाएगा, 2 भी भाग जाएगा, मतलब ये सम पूर्णांक हो गया। यहाँ पर 6 तो चल जाएगा बट 3 नहीं जाएगा भाग 2 से, ये विषम हो गया। उसी प्रकार ये सम हो गया, ये विषम हो गया, ये सम हो गया। समझ गए? ये विषम हो गया, ये वाला। तो हम कह सकते हैं कि जहां-जहां 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 आ रहा है, क्या हो रहा है? ये विषम पूर्णांक हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 जो होता है, क्या होता है? धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। लिख दो, 3 नंबर ले लो और घर आ जाओ। अगला सवाल देखो, 3 नंबर लेके घर नहीं आना है। भाई साहब 100 में से 100 मेरे लाना है मेरे दोस्त, समझ रहे हो? 100 में से 100 लाना है। समीकरण एवं दिया है को ग्राफीय विधि से हल करना है। तो मैंने मान लिया 2x + y = 6। जब x = 0 मानूंगा तो देखो क्या होगा, यहाँ पर 0 पुट कर दो। तो 2 गुना 0 0 हो जाएगा प्लस y। अब ये 0 तो कहानी खत्म, इसका y = 6 आ गया। ठीक है, x = 2, तो यहाँ पर 2 बैठा देंगे x पे, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 प्लस y = 6। अब 6 - 4 मतलब 2 आ गया। तो जब x का मान, ये समीकरण 2x + y = 6, यहाँ पर एक बॉक्स बना लेना उसका। क्या हो, जब x का मान मैंने 0 माना तो y का मान आ गया 6। जब x का मान मैंने 2 माना तो y का मान आ गया 2। दूसरा समीकरण में आएंगे, ये वाला में 4x - 2y = 4 में x को मान लेते हैं 0। तो जब x को 0 मानेंगे तो 4 गुना 0, ये कहाँ नानी, इसका कहानी खत्म। 4 गुना 0 0 हो जाएगा, इसका टाई टाई फिक्स हो गया। -2y है तो -2y = 4। यहाँ से -2 बटा हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो माइनस नीचे दो ऊपर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस माइनस होता है। तो -2 हो गया y का वैल्यू। जब x = 1 मानेंगे तो 4 एकम 4, उधर माइनस करोगे तो 4 में 4 गया 0, टाई टाई फिक्स, y = वो जो 0 बटा -2, तो क्या आएगा 0 ही आ जाएगा। यानी कि इस समीकरण के लिए क्या बॉक्स हो रहा है कि जब मैंने 0 माना तो कितना आया? -2 आया है। जब मैंने 1 माना तो क्या आया? 0 आया। तो आया कि नहीं आया? बस इसको ग्राफ में बना देना। ये मैंने ग्राफ मान लिया, इस प्रकार से बना लेना। पहला देखो, 0,6 है तो, और 2,2 है। 0 6 और 2 2। 0 6 कहाँ होगा? तो x में 0 y में 6 कहाँ जा रहा है दोस्त? ये देखो यहाँ पर आ रहा है, ये पॉइंट 0,6। ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या था हम लोग का? देखो यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है? 2,2। 2,2 मतलब x में 2 तो y में भी 2, ये इधर चल जाएगा और ये इधर से आ जाएगा, तो ये होगा दूसरा पॉइंट। दोनों को मिला दोगे मेरे दोस्त तो ये आपका रेखा मिल जा रहा है पूरा पूरी। ठीक है, ये आपका एक रेखा बन गया, एक समीकरण बन गया। समझ गया? ठीक, दूसरा उसको मिलाओगे, दूसरा को क्या? एक था 0, -2 देख लेना, तो 0 और -2, 0, ये है और -2 कहाँ? y में ना -2 है, तो नीचे आ जाएंगे। और ये आपका नहीं होगा, 0 - यहाँ बिंदु हो गया। दूसरा क्या था? दूसरा था 1,0, तो हम 1 मान रहे हैं तो 1 x में हो गया और y में 0, तो 0 y का यहीं पर होगा ना। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो y का मान मिल जाएगा, इसलिए 1,0 यहीं पर होगा। तो मिला देना, एक समीकरण बन जाएगा इस प्रकार। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2x + y - 6 का समीकरण, और ये आपका हो गया 4x - 2y - 4 का समीकरण। ओके, अगर आप कर देना 3 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एपी में कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? तो मैं मान लेता हूँ nवां पद। nवां पद निकालना है। nवां पद क्या होगा? 54वें पद से 132, मतलब फाइनली आपको n का वैल्यू निकालना है। एपी दिया हुआ है 3, 15, 27, 39, सही है। ए बराबर 3 है, डी बराबर कितना निकल जाए? 15 में 3 घटा तो डी निकल जाए 12। आपको निकालना है n, क्यों? क्योंकि nवां पद मान लेता हूँ 54, तो यहाँ मैंने मान लिया। माना nवां पद जो है 54वें पद से 132 अधिक है, तो मैं लिख सकता हूँ nवां पद मतलब an। ये किस पद से 132 अधिक है? तो सर 54वां पद से 132 अधिक है, लिख दिया सवाल में, उसको प्रश्न में सजा दिया। nवां पद यानी an 54वें पद से 132 अधिक हो गया। अब सजा दो, an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 d, और a 54 को लिख सकते हैं a + 53d प्लस 132। अब जो वैल्यू, a का वैल्यू है 3 तो बैठा दिया, n आपको निकालना है तो n - 1, और d का वैल्यू कितना निकालनी है? d का वैल्यू निकालनी है 12, तो 12 बैठा दिया। समझ गए? और उधर a + 53d, a है 3 तो 3 लिख दिया, प्लस 53, और d का वैल्यू हम निकाले हैं कितना? 12 निकाले हैं, तो 12 बैठा दिया, और प्लस 132 है। सॉल्व कर लो इसको। 3 12 n 12n हो जाएगा, 12 12 n 12, और 12 एकम 12 हो गया। समझ गए? अब क्या करेंगे, इधर 3 प्लस, सॉरी 3 गुना, यहाँ 3 है प्लस है, 53 को 12 से गुना करेंगे, गुना पहले होता है ना, तो 636 हो जाएगा प्लस 132। सबको जोड़ देना इधर जितना है, तो आ जाएगा आपका 771। और इधर क्या करेंगे, 12n, और 12 में 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9, चूंकि बड़ा का साइन माइनस, तो माइनस हो गया। माइनस में उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 771 और 9 780 हो जाएगा। और इधर 12n है, 12 उधर जाएगा भाग हो जाएगा, काट देना, 65 बार में कट जाएगा, n का वैल्यू 65। मतलब कह सकते हो कि 65वां पद जो होगा मेरे दोस्त, ठीक है, 572, 65वां पद जो होगा, 65वां पद क्या होगा? 54वें पद से 132 अधिक होगा। समझ गए हो? अगला सवाल देख लो। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष दिया है 5 2 4,7 7, -4। क्या होगा? तो देखो, मैंने तीनों बिंदु को मान लिया, ए मान लिया 5,2, बी मान लिया 4,7, सी मान लिया 7, -4। ठीक है,
त्रिभुज का क्षेत्र होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस 1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। सिंपल से याद रखना, यहाँ x1 है तो 1 के बाद 2 और 3 हो जाएगा। फिर x1 के बाद क्या लिखेंगे x2, तो 2 के बाद फिर से 3 के बाद और कुछ नहीं है, मतलब फिर से 1 आ जाएगा, प्लस x3 क्योंकि x2 के बाद x3 आएगा ना, x3 के बाद 3 के बाद तो कुछ 4 है नहीं, तो फिर से 1 में आ जाएंगे, 1 और 2 माइनस करते हैं। बस अब वैल्यू देख के बैठा देना। ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3। बस देख देख के वैल्यू बैठाओ, आंसर आपकी झोली में गिर जाएगा मेरे दोस्त। तो झोली को आंसर में गिराओ, झोली का आंसर में नहीं, आंसर को झोली में गिराओ। ठीक है, तो 1/2 x1 का वैल्यू कितना है सर, तो 5 है, यहाँ देख सकते हो 5 बैठा दिया मैंने, इंटू y2 माइनस y3, y2 कितना है 7 और y3 कितना है -4, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, 7 प्लस 4। अब प्लस x2 कितना है, प्लस x2 है 4, तो 4 बैठ दिया। उसके बाद y3 माइनस y1, y3 कितना है -4 और y1 कितना है 2, तो -4 -2 प्लस x3 कितना है 7, तो 7 और y1 माइनस y2, y1 कितना है 2 और माइनस y2 कितना है 7, 2 माइनस 7। सिंपल सा कैलकुलेट कर लो, 7 और 4 11 हो जाए, तो 11 गुने 5 हो गया, माइनस माइनस प्लस मतलब 4 और 2 6 माइनस 6 हो जाएगा, गुना 4 हो गया, 7 गुना है और 2 में 7 गया तो -5, गुना कर लो, 11 5 55, 6 4 24, माइनस 2 -24 और 7 5 35, प्लस माइनस माइनस तो -35। अब क्या करोगे दोस्त, यहाँ 55 है तो 55 इसको करो, ठीक है, 5 और 4 9 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, होगा तो 55 में 59 माइनस करोगे तो -4 आएगा, तो काट के -2 आएगा। क्योंकि क्षेत्रफल दोस्त कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो माइनस को भूल जाओ, टाटा बाय बाय कर दो और 2 आपका वर्ग मात्रक आंसर। वर्ग मात्रक क्यों सर, मात्रक क्यों नहीं लिखे, क्योंकि क्षेत्रफल दोस्तों हमेशा मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, इसलिए वर्ग लगा दिया मैं। समझ गए हो, आगे बढ़ो। सिद्ध कीजिए कि cos a प्लस 1 cos a और 1 प्लस sin a दिया हुआ है, cos a बाय 1 प्लस sin a इक्वल टू 1 प्लस sin a बाय cos a दिया हुआ है ना, तो इसको कैसे करोगे देखो, सिंपल सा है। आप cos a यहाँ क्या ले लो, एलसीएम ले लो, 1 प्लस sin a और cos a का एलसीएम क्या होगा, 1 प्लस sin a into cos a हो जाएगा एलसीएम। जब भागा दे हुए तो 1 प्लस sin a 1 प्लस sin a कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या cos a, तो cos a का ऊपर से गुना होगा तो cos स्क्वायर a हो जाएगा, प्लस तो प्लस लिख देंगे, cos a कट जाएगा तो 1 प्लस sin a, 1 प्लस sin a को जब हम इससे गुना करने क्या हो जाएगा 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर। समझ गए, cos स्क्वायर a, हम इसको a प्लस b का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी sin स्क्वायर a और प्लस 2ab, तो 2 into 1 into sin a या, और y जो है उसको हम लिख दिए नीचे वाला। अब देखो यहाँ पर cos स्क्वायर a और प्लस sin स्क्वायर a कितना हो जाएगा दोस्त, 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या बचेगा 2 into 1 into sin a, 2 sin a हो जाएगा, नीचे जैसे चुका त्यों लिख दो, और इसको 2 1 और 1 कितना हो जाएगा, 1 और 1 सर 2 हो जाएगा, प्लस 2 sin a है, यहाँ से 2 कॉमन ले लेना, 2 कॉमन ले लोगे तो बचेगा 1 प्लस sin a, नीचे ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर 1 प्लस sin a 1 प्लस sin a कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा ना, तो बचेगा क्या, बचेगा क्या, बचेगा क्या, बचेगा 2 बाई cos a। 2 बाई cos a को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 into 1 बाई cos a, वही चीज तो है, 1 बाई cos a होता है sec a, यानी 2 sec a आपका आंसर हो जाएगा। समझो कि ना समझो, बड़े ही ना समझ नहीं है, समझते हैं सर। आगे देखो, ये दोस्तों आप लोग का ज्यामिति का है, मैं एक अलग से वीडियो बना के इसको बताऊंगा, ठीक है, अभी इसको रहने दो। नेक्स्ट देखो, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर, तो परिधि कितना है 22, तो परिधि होता है 2 पाई इक्वल टू 22 हो जाएगा, ठीक है, वृत्त का परिधि है तो 2 पाई होगा ना, पहले हम r निकाल लेंगे तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो 2 पाई r, 2 into 22 बटे 7 r, यहाँ से 7 बटा में है तो उधर जाके गुना हो जाएगा, 2 और 22 नीचे चला गया, तो 22 से 22 करिए, r इक्वल टू 7 बटे 2 आ गया सेंटीमीटर, 7 बटे 2 सेंटीमीटर, ठीक है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 पाई स्क्वायर, 1/4 पाई का 1/7 r का स्क्वायर यानी 7/2 का होल स्क्वायर। समझ गए, अब क्या करेंगे 1/4 22/7 और 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 काटेंगे, 2 11 22, अब क्या होगा गुना कर दो, 11 7 77 और 4 दूनी 8, आपका 77/4 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। और अगला सवाल दोस्तों, ये जो सेक्शन है 5 नंबर वाले सेक्शन है, क्योंकि यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, अब इस सेक्शन को देखते हैं क्या है। निम्न में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे, ठीक है, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे, सॉरी दोस्त यहाँ 5 नहीं, आप लोग का 3 का देना है, ठीक है, तो 5 में से 3 का देना है, तो 5 या 15 नंबर मिल जाएगा, यहाँ गलत लिखा है, 5 नहीं 3 का होगा, ठीक है, तो गया। यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मूल क्या है, यहाँ पर समीकरण क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3, पहला विभक्त का निकालना है, मूल की प्रकृति निकालना है, मूल का अगर अस्तित्व होगा तो उन्हें निकालना है। समीकरण को मैंने लिख दिया, ए का वैल्यू हो जाएगा 3, बस इसी प्रकार से, और एक क्वेश्चन इससे फिक्स है, गारंटी ले लो 5 नंबर पक्का हो जाएगा मेरे दोस्त, 5 नंबर पक्का हो जाएगा, बस ये सीख लो, ठीक है, वीडियो देखोगे तो पूरा सीख जाओगे। देखो क्या जो है, पहले क्या करेंगे हम समीकरण को ज्यों का त्यों लिख लेंगे। अब हमारा जो द्विघात समीकरण होता है ना दोस्त, किस रूप का होता है, ax स्क्वायर होता है प्लस bx प्लस c के रूप का होता है, ये द्विघात समीकरण रूप होता है।
यानी यहाँ जो होता है ए होता है, यहाँ जो होता है बी होता है, यहाँ जो होता है सी होता है। यहाँ क्या है सर, यहाँ 3 है तो ए बराबर 3 हो गया है। यहाँ पे क्या है सर, यहाँ -2 है तो बी बराबर -2 हो गया। यहाँ पे क्या है 1/3 तो सी बराबर 1/3 हो गया। बस समझ गए। अब फॉर्मूला होता है क्या, विविक्त कर निकालने का। विविक्त कर निकालने का फॉर्मूला होता है d = b² - 4c। इस फॉर्मूला को बिल्कुल दिल खोल करके याद कर लेना, ठीक है, दिल खुश याद कर लेना। b² मतलब -2 का स्क्वायर, -4 तो 4, a तो 3 और c तो 1/3। 3 से 3 कटिंग, -2 का स्क्वायर 4, 4 -4 में हो गया तो 0। जब भी दोस्तों d का वैल्यू 0 होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा। सुन लो मेरी बात, इन 3 कंडीशन होता है। एक होता है जब d बराबर 0 तो मूल वास्तविक और समान होगा। एक होता है d 0 से जब बड़ा हो जाता है तो मूल वास्तविक तो होगा पर असमान हो जाएगा। और एक होता है d 0 से छोटा तो मूल काल्पनिक होगा। और इस स्थिति में कोई भी मूल नहीं निकलता है। समझ गए? चलो बढ़िया है। मूल वास्तविक होगा। और यहाँ पूछा है कि मूल वास्तविक होगा मतलब वास्तविक है तो अस्तित्व है। तो अगर अस्तित्व है तो ज्ञात करना है। तो मूलों का फॉर्मूला होता है ये। इसको भी बिल्कुल दिल खोल कर याद कर लेना, बन जाएगा सवाल। ठीक है, चलो। x बराबर है -b प्लस माइनस अंडर डी बाई 2a। तो -b माइनस है और b का वैल्यू कितना -2 बैठा दिया मैंने। प्लस माइनस अंडर डी, डी का वैल्यू तो 0 है तो 0 बैठा दूंगा ना। 2 इंटू a का वैल्यू कितना है सर, 3 है तो 3 बैठा दिया। बस माइनस माइनस हो गया प्लस, मतलब 2 और प्लस माइनस 0 का रूट 0 ही हो जाएगा बटा 6। एक बार प्लस में 0, एक बार माइनस में 0 लिख दिया तो 2/6, 2/6 दो बार हो जाएगा तो 1/3 आपका फाइनल आंसर। बस इतना कर लो। 6 नंबर से एक नंबर भी कम ज्यादा नहीं मिलेगा। अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जो दोस्तों प्रमेय मैं बता दूंगा आप लोगों को 3-4, उसी में से एक प्रमेय उठ के आ जाएगा और 6 नंबर आप झोली में भर के घर आ जाओगे। समझ रहे हो? तो देखो क्या है, आपको प्रूव करना है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बोल रहा है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, कैसे करना है, मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम है। एक तरफ से इसको पाइथागोरस थ्योरम भी बोल सकते हो। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम भी बोल सकते हो। ठीक, चलो बनाते हैं इसको। हमें एक समकोण त्रिभुज एबीसी दिया है, यहाँ देख सकते हो समकोण त्रिभुज एबीसी, जिसमें क्या कोण बी समकोण है, जिसमें कोण बी समकोण है। हमें सिद्ध करना है क्या, एसी का स्क्वायर इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। रचना में क्या किए दोस्त, तो बीडी जो है एसी पर लंब खींच दिए, तो बीडी लंब एसी खींचे। अब उपपत्ति मतलब हम लोग प्रूव करेंगे। क्या करेंगे, देखो क्या करना है, सुन लो पहले। हम लोग पहले दोस्तों दो समकोण त्रिभुज लेंगे, दोनों को समरूप दिखाएंगे। ठीक है, क्या क्या, एक इधर वाला लेंगे, ये समकोण त्रिभुज का नाम क्या होगा, ए डी बी। समकोण हमेशा बीच में रहेगा 90 डिग्री वाला, ए डी बी, और बड़ा वाला होगा तो एबीसी। तो एक बार हम लोग ए डी बी और एबीसी लेंगे, एक बार हम लोग ये ए डी बी लेंगे और पूरा वाला एबीसी ले लेंगे एक बार। ठीक है, और एक बार क्या करेंगे, और एक बार हम छोटा वाला लेंगे इधर वाला नीचे, पीडीसी लेंगे और फिर बड़ा वाला एबीसी लेंगे। बस दोनों को समरूप दिखाएंगे, आपका काम हो जाएगा तमाम। देखो क्या है, तो सबसे पहले छोटा वाला लेते हैं एडीबी। कैसे लोगे, तो एडीबी देखो एक समकोण त्रिभुज है तो एडीबी ले लिए, और बड़ा वाला समकोण क्या है एबीसी, तो एबीसी ले लेंगे। उसी प्रकार छोटा वाला समकोण इधर नीचे वाला क्या है, बीडीसी है, और बड़ा वाला क्या है एबीसी है। बस इतना करना है आपको। तो त्रिभुज एडीबी और त्रिभुज एबीसी में क्या क्या बराबर है, तो देखो तो सबसे पहले एडीबी बराबर एबीसी होगा। छोटा वाला में एडीबी ये 90 डिग्री का है, और बड़ा वाला में एबीसी दोनों 90 का, ये भी 90 का है, मतलब ये दोनों बराबर होगा, 90 डिग्री का है। और क्या होगा, देखो एडीबी में भी ये वाला ए कोण आ रहा है, और एबीसी ले रहे हैं तो भी ये वाला कोण आ रहा है। मतलब क्या, जो कोण ए बराबर कोण ए, ये हो जाएगा उभयनिष्ठ। हम कह सकते हैं एडी समरूप एडी एबीसी हो जाएगा, एडीबी समरूप एबीसी हो जाएगा। ठीक है, समरूप होगा तो उसकी भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। भुजा क्या करना है, भुजा लंब बटे आधार करना है, ये लंब बटे कर्ण करना है। हमेशा बटा में कर्ण रहेगा, ऊपर में रहेगा लंब या आधार कुछ भी दे दो, नीचे में कर्ण। लेकिन भुजा में दोस्तों आप इसको नहीं लिख सकते क्योंकि ये हम रचना में खींचेंगे, तो आप नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें एडी ले रहे हैं। ठीक है, एडी बटा क्या करेंगे, एडी बटा एबी। एडी बटा एबी कर रहे हैं तो ठीक उसमें भी करेंगे एबी बटा एसी। समझ गया है, एडी ले रहे हैं ना, तो छोटा वाला का देखो आधार क्या, ये वाला है एडी है, अरे भाई ये क्या है एडी है ना एडी, और कर्ण क्या है एबी, तो एडी बटा एबी कर दिया। उसी प्रकार बड़ा वाला में देखो, बड़ा वाला में क्या है, यहाँ पर एडी लेनी है तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा एबी। ठीक है, एबी, एबी बटा क्या हो जाएगा एसी। जैसे इसमें एडी लिए तो इसमें क्या होगा एबी, इसमें एबी लिए तो इसमें क्या हो जाएगा एसी। बस इतना कर दो। ठीक, अब क्या करोगे, एडी इंटू एसी क्रॉस गुना हो जाएगा, उधर एबी का स्क्वायर हो जाएगा, समीकरण 1 मान लीजिए। अब त्रिभुज बीडीसी में लेंगे और एबीसी में सेम उसी प्रकार से करेंगे कि बीडीसी बराबर एबीसी, क्योंकि 90 डिग्री का है, और जो है कोण सी दोनों में आ रहा है, बीडीसी में भी कोण आ रहा है, एबीसी में भी कोण आ रहा है, सी वनिष्ठ हो गया। बस दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। कौन कौन नियम से समरूप हुआ, यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो,
ए समरूपता नियम आप लिख सकते हो ब्रैकेट में, ए समरूपता नियम लिखना अच्छा होगा, ठीक है। तो क्या होगा जब समरूप हो गया तो भुजाएं समानुपाती होगा। भुजाएं समानुपाती मतलब देखिए यहाँ पर तो ये तो कर्ण है ना, पहले हम क्या लिखते हैं लंब या आधार को, तो इसको लिखो या फिर इसको लिखो। ये तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि हम रचना में खींचे, तो क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे CD, ये हो गया बटे कर्ण क्या है BC, तो CD बटा BC लिख दिया, CD लिखो या DC लिखो जो लिखना है, DC बटा BC। और बड़ा वाला में क्या लिखेंगे, बड़ा वाला में देखो क्या लिखेंगे, यहाँ पर फिर से लिखेंगे बड़ा वाला में BC बटा, देखिए यहाँ पर जैसे CD ले रहे हैं, यहाँ पर क्या लिए DC, क्या हो जाएगा BC, डीसी बटा डीसी बटा बीसी हुआ, डीसी बटा बीसी हुआ, तो इसमें क्या होगा डीसी बटा एसी, एसी। बस अब इसको क्रॉस गुना कर दो, जो हो रहा है हो जाएगा, डीसी इंटू एसी करो बीसी स्क्वायर, समीकरण एक और दो को जोड़ दो, जुड़ जाएगा बिल्कुल, लेफ्ट साइड लेफ्ट से और राइट साइड राइट से। यहाँ पर दोनों में एसी कॉमन है तो एसी कॉमन लेंगे, एडी प्लस डीसी हो जाएगा, बच जाएगा। एडी प्लस डीसी को देखिए हम लिख सकते हैं, एडी प्लस डीसी को लिख सकते हैं एसी, दिया मैंने एसी, तो एसी इंटू एसी हो जाएगा इधर, और इधर एबी प्लस बीसी का स्क्वायर है ही, एसी इंटू एसी, एसी का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस बीसी, ये प्रूफ या 5 नंबर आए का दिक्कत। अगला सवाल देखो, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता, अब आंधी आएगा पेड़ टूटेगा ही आप रोक थोड़े सकते हो। ये इस प्रकार टूटता है कि पेड़ का जो शिखर है ना दोस्त जमीन को छूता है और इस तरह 30 डिग्री का कोण बनता है। आप लोग कभी इस प्रकार का पेड़ टूटा हुआ देखे हो, अगर देखे हो तो कमेंट जरूर बोलना। तो पेड़ का पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ का पाद बिंदु की दूरी बोल रहा है जहाँ जमीन का शिखर छूता है वो कितना है, वो आपका दिया हुआ है 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई याद करना। तो मान ले दोस्तों ये जो है ना एक पेड़ है और इतना भाग, इतना जो भाग है ना ये भाग टूट के नीचे गिर गया है एसी के रूप में, ठीक है। तो हमें पेड़ की ऊंचाई क्या निकालना है, AB प्लस AC ज्ञात करनी है, ठीक है। समकोण त्रिभुज ABC में हमको निकालना है क्या, हमको AB निकालना है और AC निकालना है। तो हम AB निकालेंगे, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना, हमें ये निकालना है, तो इसका इसका रिलेशन क्या है, जब ये वाला थीटा है, ये वाला थीटा है तो ये वाला B हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा P हो जाएगा। तो कौन थीटा लगाएंगे, P और P, कौन थीटा होता है P और B, tan थीटा में, तो tan 30 डिग्री लगा दिए, P बाई B, P यानी AB बाई BC। अब cot थीटा भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, tan 30 हो जाएगा 1/√3, AB का AB और BC का जब हो जाएगा 8। अब क्या करोगे दोस्तों, यहाँ 8 उधर एक गुना कर देना, तो AB इक्वल हो जाएगा 8/√3 मीटर। सेम चीज करेंगे दोस्तों, अब हमको AC निकालना है, तो AC के लिए क्या, इसका रिलेशन क्या होगा, इसका और इसका रिलेशन क्या होता है, इसका इसका रिलेशन क्या होता है, ये हो गया तो B ही रहेगा, ये हो गया H, यानी B और H कौन थीटा होता है सर, cos थीटा होता है। cos 30 डिग्री लगा दो, क्या होगा B बाई H यानी BC बाई AC। BC कितना है 8 है, AC का AC, तो AC यहाँ पर हो जाएगा क्या, इधर AC 2 गुना 8 हो जाएगा 16 और √3 आके हो जाएगा बट्टा में, समझ गए हो, तो AC इक्वल 16/√3। पेड़ की ऊंचाई निकालना है, देखो AC क्रॉस गुना करो ना तो √3 AC हो जाएगा और इधर 16 होगा, ठीक है, तो √3 गुना में हो जाएगा तो इधर आके बट्टा हो जाएगा, तो 16/√3 राइट कर दिया। पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, तो पेड़ की ऊंचाई मतलब क्या, ये तो टूटा हुआ भाग है ना, ये टूटा हुआ भाग है, ये पहले खड़ा था ना, तो क्या हो जाएगा AB तो है और प्लस AC हो जाएगा, AB प्लस AC, तो AB इक्वल 8/√3, BC इक्वल टू 16/√3, एलसीएम मिलना √3 आ जाएगा, 8 प्लस 16 24। अब √3 से ऊपर नीचे गुना कर देना तो इसका परिमीकरण हो जाएगा, 8 या 3 8 24 कर जब √3 कितना 3 हो जाएगा, 3 8 24, 8√3 मीटर आपका फाइनली आंसर हो गया। अगला सवाल दोस्तों है हम लोग का, देख सकते हो क्या, तुर्की टोपी है जो आप लोग पहनते हो या नहीं पहनते हो कोई बात नहीं, बट इसके खुले सिरे को त्रिज्या दिया है 10 सेंटीमीटर और दिया है ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। टोपी की तिर्यक ऊंचाई भी दे दिया है, जिसको करना है प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल। इतना आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन इतना छोटा है क्वेश्चन और 5 नंबर मिलेगा भैया, तो क्यों नहीं बनाओगे। देखो टोपी है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या है 4, यहाँ देख सकते हो, और जो खुला सिरा है नीचे वाला 10 सेंटीमीटर दिया है। इसका तिर्यक ऊंचाई यानी एल भी दे दिया 15 सेंटीमीटर, तो ऊपरी सिरे को मैं हमेशा मानूंगा R1, बड़ा वाला जो होगा R1 और छोटा वाला जो होगा वो होगा R2, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्त, प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल कौन सा है, छिन्नक है, तो छिन्नक का वक्र क्षेत्रफल ना, 1 मिनट जस्ट वेट ए मिनट, यहाँ देखो, यदि उसके खुले सिरे की 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये वाला खुला सिरा है, लेकिन ऊपर वाला भी तो जुटेगा ना मेरे भाई, ऊपर वाला भी जुटेगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर पाई R2 का स्क्वायर जुट जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक, तो बस जोड़ दो कुछ नहीं, आंसर आ जाएगा 22/7, और R2 कितना है, R2 है 4, तो 4 का स्क्वायर काटो, समझ गए। तो प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इधर 22/7 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है। तो यह करना क्या, ये आप करना 7 22 को 16 से गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32 और 32 यानी 2 5 3 352, 352/7, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा देख लो, ठीक है। ये आपका आंसर नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, ठीक है, ये देखो। अब ये कितना आया था, ये आया था होगा 660, याद रखना 660, चलो यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। 660 इधर आया था, यहाँ पर मैं बना देता हूँ 660
प्लस 352 बटा में 7। एलसीएम ले लो तो 7 का 0 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 0, 742 का 2 हाथ मेरा 4, 742 और 4 46 हो गया प्लस 352 बटा में हो जाएगा 7। ये हो जाएगा 2 और 0 2, 5 और 2 हो जाएगा 7, 3 और 6 हो जाएगा 9 और ये 4 का 4, 4 972 बटे 7। पर पूर्णांक में निकालना है तो 7 एकम 7, 7 10 है 70, 7 7 एकम 7, सॉरी 7 7 49, 7 10 है 70, 2 बचेगा 2 बटे 7। ये आपका सेंटीमीटर पर आंसर होगा 710 पूर्णांक 2 बटे 7। ठीक है, समझ गए, बस यही आपका उत्तर। आगे देखो अगला सवाल। निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो वर्ग अंतराल दिया हुआ है यहाँ पर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 50 से 60 तक दिया है। बारंबारता भी दिया हुआ है, देख सकते हो। मैं वर्ग चिन्ह निकालूंगा, यानी एक्साई का वैल्यू निकालूंगा। एक्साई क्या होता है दोस्त? तो ये बीच का वैल्यू होता है। 0 और 10 के बीच में क्या है? 5 है। 10 और 20 के बीच में क्या है? 15 है। 20 और 30 के बीच में क्या है? 25 है। 25 के बाद 35 के बाद 45 के बाद 50, सॉरी 55। क्या करोगे? बारंबारता जो भी है सबको जोड़ देना, तो 40 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? एफ आई एक्स आई निकालेंगे। तो एफ आई एक्स आई मतलब इसको इससे गुना कर दो, 5 5 25, 15 8 120, 10 25 250, 35 या 190, 45 60 360 और 55 चौक 330। समझ गए कि नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए सर। अब क्या करो? सभी को जोड़ दो तो 1190 हो जाएगा बटा में 40 होगा। बटा में 40 बिल्कुल सर होगा। अब क्या करना? भाग देना। 10.75 आपका आंसर हो जाएगा। बना दो, 6 नंबर मिल गया। ना अगर पूरा सॉल्व कर दियो तो 100/100, सॉरी 80/80, 80/80 आप बिल्कुल ले। तो बस 80/80 लाने के लिए अच्छे से समझो, पढ़ो। मेरा आशीर्वाद हमेशा आप सभी का। इस प्रकार से पढ़िए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो जल्द आ जाएगा दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।